अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। टमाटर की सफल खेती पर एक किसान का अनुभव भाग 2। लीची के बाग में लगने वाले कीट एवं उनका नियंत्रण। किसान भाइयों, कल के कार्यक्रम के अंश में हमने आपको ओरमांझी जिला रांची के प्रगतिशील कृषक बैजनाथ महतो से मिलवाया था, जो कि टमाटर की खेती से अधिक उत्पादन लेकर अच्छी आय प्राप्त कर रहे हैं। आज कार्यक्रम में उसी कड़ी को चलिए आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे कि वो इतना अच्छा उत्पादन लेने के लिए टमाटर की खेती कैसे करते हैं। तो आइए जानते हैं उनके अनुभवों को। मैं टमाटर का खेती जो है सो किया हूँ, और यह जो टमाटर का जो खेती किया हूँ यह जो है सो फ्लड में जो है सो किया हूँ। और अगर 1 एकड़ टमाटर का खेती करके मैंने जो है सो कुल मिलाकर उत्पादन जो है सो टमाटर का 1 एकड़ में करीब करीब 30 टन जो है सो टमाटर जो है सो होगा। किसान बंधु, सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 1 एकड़ टमाटर की खेती करने में कितनी जो है सो बीज लगता है, कितना सीड्स लगता है, कितने पौधे लगते हैं, इसके बारे में। ये लगभग अगर यदि आप माने कहिए तो 100 ग्राम टमाटर का बीज में आपका 1 एकड़ में जो है सो लगभग 12 से 13 हज़ार पौधा जो है सो आपका जो है सो निकलेगा, जो कि 1 एकड़ के लिए जो है सो उपयुक्त जो है सो है। देखिए, बरसात में मेरा जो है सो अगस्त मिड वीक में जो है सो मेरा टमाटर जो है सो ट्रांसप्लांट हुआ था, तो यह जुलाई में ही जो है सो हम इसका नर्सरी जो है सो डाले थे। और लगभग समझिए कि अक्टूबर फर्स्ट वीक से जो है सो मेरा ये टमाटर जो है सो निकलना जो है सो शुरू हुआ। इसके अलावा नर्सरी करते समय, चूँकि मैं अभी जो खेती कर रहा हूँ आज से नहीं करीब 3 वर्षों से, उसे मैं जैविक रूप से जो है सो करता हूँ। कभी भी जो है सो रासायनिक खादों का प्रयोग जो है सो नहीं करता हूँ। तो नर्सरी में भी मैं जैविक खादों का प्रयोग करता हूँ। जैविक खादों में जो है सो आपका केचुआ खाद है, ब्राउन गोल्ड है, नीम जी है, काला सोना है और ह्यूमिक गोल्ड है। इन्हीं सब बायो प्रोडक्ट फर्टिलाइज़र को हम जो है सो अपने खेतों में प्रयोग करते हैं। पौधा को जैसे ही 20-22 से 25 दिन का होता है, अपने खेत में जो है सो ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ट्रांसप्लांट के समय बेसल डोज हम लोग जो है सो खेत में जो है सो देते हैं। करीब 1 एकड़ में 5 ट्रैक्टर जो है सो गोबर खाद का यूज करते हैं। और ब्राउन गोल्ड करीब 1 एकड़ में जो है सो 250 केजी जो है सो यूज करते हैं। नीम जी 5 केजी यूज करते हैं। ह्यूमिक गोल्ड भी 5 केजी यूज करते हैं। और संजीवनी एक बहुत ही जो है सो जैविक खाद बहुत ही अच्छा है, उसका भी हम लोग करीब 5 केजी जो है सो 1 एकड़ में यूज करते हैं। और हमारा जो आप पौधा देख रहे हैं लगा हुआ, पौधा से पौधा की दूरी जो कि 1-1 फीट में जो है सो लगा हुआ है। और इसमें जो है सो जैसे ही ट्रांसप्लांट हुआ, ट्रांसप्लांट के बाद जो है सो 10 से 12 दिनों के अंदर इसमें जो है सो कुछ खरपतवार जो है सो हो जाते हैं आपका जो है सो पौधा के सामने। उसके लिए लेबर जो है सो इसमें लगाना पड़ता है, उसको निकाई गुड़ाई के लिए 10 से 12 दिनों के अंतराल में। फसल को सुरक्षित रखने के लिए समय समय पर इसमें जो है सो दवा का छिड़काव करना होता है, जो कि 8 से 10 दिनों के अंदर में जो है सो हर एक 8 से 10 दिनों के अंदर दवा का जो है सो छिड़काव करना होता है। हमेशा जो है सो दवा चेंज कराना पड़ता है। कभी जो है सो एफिड्स का प्रयोग होता है, तो कभी जो है सो
सो थ्रिप्स का होता है, कभी माइट्स का होता है। तो सबकी अलग अलग जो है सो दवा है, उस दवा का प्रयोग हमेशा जो है सो करते रहना होता है, देखना होता है कि कौन सा बीमारी जो है सो लगा हुआ है। हर एक 8 से 10 दिन के अंदर टमाटर में स्प्रे चलना चाहिए, जिससे कि जो भी जीवाणु हैं, चाहे वो फफूंदनाशक हो चाहे तो कीटनाशक हो, उनका प्रकोप जो है सो टमाटर के पौधों पर नहीं होती है। अगर 1 एकड़ टमाटर का खेती करके मैंने जो है सो कुल मिलाकर उत्पादन जो है सो टमाटर का 1 एकड़ में करीब करीब 30 टन जो है सो टमाटर जो है सो होगा। कम टमाटर की खेती करके अगर एवरेज मूल्य किसानों को 10 रुपया भी मिले तो 1.5 लाख रुपया जो है सो किसान जो है सो शुद्ध मुनाफा कमा सकते हैं। किसान बंधु, मैं भी आपसे चाहूँगा कि आप टमाटर की खेती अच्छे ढंग से करें, उन्नत ढंग से करें, और आप भी जो है सो टमाटर की खेती करके अपना जीवन स्तर जो है सो ऊंचा करें और मुनाफा कमाएं। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। अधिक उपज हेतु गेहूं की SWI विधि से बुआई। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। गेहूं की बुआई का कार्य इन दिनों प्रदेश में जोर शोर से चल रहा है, लेकिन किसान भाइयों, यदि आप गेहूं की बुआई SWI पद्धति द्वारा करते हैं तो निश्चित ही परंपरागत विधियों की तुलना में आप कम लागत में इस फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो क्या है गेहूं बुआई की SWI पद्धति? आइए जानते हैं जिला कटिहार के प्रगतिशील कृषक समीर कुमार झा से। वर्तमान समय में गेहूं की खेती के बारे में विस्तृत बता रहा हूं। पहला जो दिसंबर माह है और हमारे यहाँ धान की कटाई पूरे दिसंबर माह होती है, और दिसंबर माह समय की बचत के लिए हम लोग SWI विधि अपनाते हैं। इससे फ़ायदा क्या है कि समय की बचत होगी और ज़्यादा कल्ले और सघन होने से उत्पादन ज़्यादा होगा। सबसे पहले हम लोग धान जैसे करता है तो झाल से 2 चास करके छोड़ देते हैं खेत को। झाल से करने से क्या होता है, जितना भी उसमें जंगल उंगल रहता है, धान के जड़ जो रहते हैं वो सब कट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिससे वो खाद का भी काम करता है। 2 चास करने के बाद हम लोग पाटा दे देते हैं ताकि खेत की नमी नहीं समाप्त हो, और 2 दिन छोड़ देते हैं उसको रसने के लिए। उसके बाद फिर कल्टीवेटर से 2 चास करते हैं। कल्टीवेटर से 2 चास करने से क्या होता है कि समूचा खेत जो है समतलीकरण एक बराबर हो जाता है, जिससे कि कहीं ऊंचा और नेमा, झाल से जोतने से क्या होता है कहीं ऊंचा और कहीं नेमा हो जाता है, जो कि कल्टीवेटर से बराबर हो जाता है। 4 चास होने के बाद अगर मेरे पास गोबर रहता है तो मैं गोबर देता हूँ 6 से 8 टेलर प्रति एकड़ के हिसाब से। क्योंकि धान हम ले चुके रहते हैं तो खेत में पोषक तत्व की कमी होती है, तो गोबर के साथ साथ DAP 50 kg प्रति एकड़ देना चाहिए, यूरिया 25 kg प्रति एकड़ देना चाहिए, और पोटास 25 kg प्रति एकड़ देना चाहिए, और सल्फेट भी 25 kg इसलिए देते हैं कि ताकि वो ज़मीन में गर्मी उत्पन्न करे। ये जितना खाद अभी बोले, जैसे कि DAP 50 kg वो तो उसी समय दे देना चाहिए, 25 kg यूरिया, 25 kg पोटास और 25 kg सल्फेट वो उसी समय जोत के समय दे देना चाहिए। दूसरी चास में आप DAP डाल दें और फाइनल चास में यूरिया, पोटास और सल्फेट को डाल दें। खेत की तैयारी के बाद आप गेहूं के बीज रिसर्च वैरायटी का बीज ले लीजिए। अभी तो मौसम बहुत ठंड होने लगा है, इसलिए जिबरेलिक एसिड जो होता है वो हम डालते हैं 2 ml प्रति लीटर। उपचारित करना चाहिए जिससे कि गेहूं में अंकुरन क्षमता बढ़ जाता है। गेहूं को हम लोग पानी में 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से डाल के और 12 kg 1 एकड़ के लिए गेहूं डाल देते हैं और उसको 12 घंटा फूलने देते हैं। उसके बाद जब लेबर 9 बजे दिन में आता है और छाँक के हम लोग 2 दाना 3 दाना करके एक एक जगह पर पसनी से टोभाई करवाते हैं और उसको श्री विधि के द्वारा, जैसे मक्का हम लाइन से लाइन लगाते हैं रस्सी पर, उसी तरह गेहूं को भी लगाना चाहिए। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि 25 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी देते हैं और
पौधे से पौधे 10 सेंटीमीटर देते हैं, क्योंकि इससे सघन पौधा जब मेरी ज़मीन में उगेगा तो उत्पादन बहुत अधिक होगा। सिंचाई व्यवस्था छोटी छोटी क्यारियाँ बना देते हैं, जिससे कि पानी पटाने में हम लोग को आसानी हो। पटवन में उससे क्या होता है कि पानी पूरे ज़मीन में एक समतलीकरण के बराबर लगेगा। अगर आप क्यारियाँ नहीं बनाते हैं तो क्या होगा, कहीं ज़्यादा लग जाएगा, कहीं कम लगेगा। उससे क्या होगा, जहाँ ज़्यादा लग गया वहाँ गेहूँ पीला होकर ख़राब हो जाता है। खरपतवार के लिए हम लोग 2,4-D देते हैं, और नहीं तो निकाई गोड़ाई करवा देते हैं। जैसे सीरी विधि से हम लोग करते हैं तो उसमें तो निकाई गोड़ाई करवा देते हैं। उससे क्या होता है कि कल्ले अत्यधिक आते हैं, एक एक में 40 से 50 कल्ले आ जाते हैं, जिससे 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन हो जाता है गेहूँ इतना पिछात होने के बाद भी। दूसरी बात कि हमेशा गेहूं आप दोमट मिट्टी में ही बोगी करें। मटिहर ज़मीन में कभी भी गेहूं लगाने के लिए नहीं जाइएगा, क्योंकि मटिहर ज़मीन में गेहूं लगाने से क्या होता है कि वो जैसे ही पानी हम डालेंगे, सिंचाई करेंगे, वो गेहूं पीले हो जाएंगे और धीरे धीरे बैठ जाएंगे, उसका उत्पादन नहीं होगा। आगे कुछ और भी रोचक जानकारियां हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द होंगे हाजिर। लीची के बाग में लगने वाले कीट एवं उनका नियंत्रण। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। और चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के जिन भी किसान भाइयों ने लीची के बाग लगा रखे हैं, उनके फल बागों में इस समय विभिन्न प्रकार के हानिकारक कीटों का प्रकोप देखने में आ रहा है, जो बाग से मिलने वाली फलत पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। तो इन फल बागों में इन कीटों का नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव से। नमस्कार किसान भाइयों, मैं आज आपको बताऊंगी कि लीची के बाग में आपको अगले आने वाले महीनों में कौन से कीट प्रबंधन कर रहे हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं मौसम बदल रहा है और कभी कीड़ों की संख्या कम हो जाती है और कभी कीड़ों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, और इन कीड़ों का अगर हमें सही समय पर प्रबंध नहीं किया तो वो हमारी फसल को नुकसान पहुँचा सकते हैं। आप सभी जानते होंगे कि हमारे कुछ इलाकों में अष्टपदी माइट की बहुत बड़ी समस्या है, और एक बार जिस पेड़ में आती है उस पेड़ को पूरी तरह नष्ट कर देती है, और धीरे धीरे अब जो पेड़ की पैदावार है वो कम होती जाती है। अब इसको पहचानेंगे कैसे? इसमें जो अष्टपदी है ये पेड़ों की पत्तियों को, जो नई पत्तियां होती हैं उन पर अपना असर दिखाती है, उनसे रस चूसती है, तो पत्तियां जो है वो घुंघराली हो जाती हैं, और घुंघराली होने के साथ साथ जैसे चॉकलेट का रंग होता है भूरे से रंग का, वैसे हो जाती हैं। और पत्तियों को अगर आप छुएंगे तो वो आपको चिकनी सतह की प्रतीत होगी, और इसके साथ ही वो मुड़ने लग जाएंगे। तो अगर आपके पेड़ों में ये समस्या रहती है या आपके क्षेत्र में ये समस्या पाई जाती है तो आप अभी से इसका उचित प्रबंधन शुरू कर दें। इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आगे आने वाले माह में आप इसका निरीक्षण करें कि लीची के पेड़ों पर इस तरह के जो लक्षण है वो दिखाई दे रहे हैं, क्या पत्तियाँ घुंघराली हो गई हैं, जली हुई सी प्रतीत हो रही हैं। अगर ऐसा है तो उनको आप काट लें और काट के जला दें, और इसके बाद में आपको एक दवा जो है अष्टपदी को मारने के लिए प्रयोग की जाती है उसका छिड़काव करना होगा। उस दवा का नाम आप लिख सकते हैं डाइकोफॉल। डाइकोफॉल 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से इस्तेमाल करना है, और अगर ये ना मिले तो ब्राइकोफॉल नाम से भी ये दवा उपलब्ध है, और इसकी दर बिल्कुल वैसी ही है। जितनी पेड़ की आयु होगी या जितने पेड़ों की संख्या है उस हिसाब से आप इसका उचित मात्रा में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। अगर आपको ये अष्टपदी मारक रसायन नहीं मिलते हैं तो आप डाईमेथ्योर जो आसानी से उपलब्ध है मार्केट में, आप उसे भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना होगा, और इसका 7 दिन के बाद आप दोबारा छिड़काव कर दें, यानी 15 दिन में 2 बार अगर छिड़काव कर देंगे काटने के बाद तो ये अष्टपदी आपके पेड़ों से बिल्कुल चली जाएगी। तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा। और दूसरा छिड़काव आप इसका ध्यान रखिएगा कि जनवरी के माह में भी एक इसका छिड़काव कर दें। एक और होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि पत्ती लपेटक कीट, अभी तो वो जो कीड़ा है वो ज़मीन के अंदर चला गया है, प्यूपा अवस्था में है, तो आप एक काम ये करिएगा कि आजकल जितने भी कीट हैं वो सुप्ता अवस्था में चले गए हैं।
तो इसके लिए आप अपने पेड़ों के आसपास की निराई गुड़ाई अच्छे से कर दें। अगर आप एक बार निराई गुड़ाई करेंगे, मिट्टी की उथल पुथल हो जाएगी, तो जितने भी कीड़े नीचे ज़मीन के अंदर हैं वो ऊपर की सतह पर आ जाएंगे और जो हमारे कीट भक्षी चिड़ियाएँ हैं, पक्षी हैं, वो उनका भक्षण कर लेंगे और इस हिसाब से वो उनका जैविक नियंत्रण आसानी से हो जाएगा। और जितनी भी खाद वगैरह आपको लगानी है वो दिसंबर के माह तक लगा दें, ताकि आपका जो पेड़ है वो पूरी तरह से पोषक तत्वों से परिपूर्ण हो और अच्छी पैदावार उसके साथ में आए। इसके साथ ही अगर आप ध्यान दें तो कुछ कीड़े जो हैं हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, जो कि परभक्षी कीट हैं। लीची में इस समय अगर आप देखेंगे तो कई बार आपको एक बड़े कीड़े की एक बड़ी सी उथिका नज़र आती है, जिसे हम कहते हैं प्रेइंग मैंटिस। ये एक परभक्षी कीट है। इसके अंड जो है बड़ा सा दिखाई देगा, आपको लगेगा कि जैसे छोटा सा चिड़िया का घोंसला हो। तो अगर इस तरह की अगर आपके पेड़ों पे दिखाई दे रही है तो आपको करना ये है कि वहाँ से काट कर इसको ऐसी जगह पे लगा दें जहाँ पर कीड़े ज़्यादा पाए जा रहे हो। तो अगर इन सब चीज़ों का उचित रखरखाव और जल की समुचित व्यवस्था अगर आप करेंगे तो आपके जो लीची का पेड़ है वो अच्छे से पोषक तत्वों से परिपूर्ण होगा और उसकी पैदावार भी अच्छी होगी। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या दो महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। जिला बेगूसराय के कृषक अमरजीत पासवान, आप अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से अरहर की फसल में लगने वाले कीट एवं रोगों के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं। तो अमरजीत पासवान जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, अरहर की फसल इस बार भी आपने देखा पानी की कमी रही, वर्षा नहीं हुई पर्याप्त मात्रा में, फिर भी अरहर की फसल खेतों में लहलहा रही है। वजह इसकी ये है कि इसकी जड़ें काफ़ी नीचे तक जाती है और काफ़ी नीचे से ये नमी लेकर के अधिक से अधिक उपज दे पाती है। जब आप अरहर इस समय पे अगर आपने अरहर लगाया होगा तो इस समय उसमें फूल और फली आने शुरू हो गए होंगे, चाहे वो मध्यम अवधि की हो, देर की हो। जो जल्दी तैयार होने वाली किस्में हैं वो काटने लायक हो गई हैं। अभी हमें ये ध्यान देना होगा कि जो फली लग रही हैं उस पे कीड़े मकोड़े का प्रकोप नहीं हो। और कई बार ये भी देखा जाता है कि हमारे जो अरहर की जो फसल है वो कई बार सूखने लगती है। जो पहली वजह है कीड़े लगने वाली, तो जो आप फली छेदक कीट आप जो देखते हैं जो फली को बर्बाद करते हैं और उपज कम हो जाती है, उसका समाधान ये है कि आप ऐसी किस्मों का चुनाव करें जिसमें ये बीमारी नहीं लगती है। और अगर आपको बचाव करना है तो आधे खेत में जब आधे फूल आते हैं उसके बाद उसको मोनोक्रोटोफास दवा से आप छिड़काव करें। ये 1 लीटर पानी में 2 मिलीलीटर दवा मिला करके छिड़काव करें और उसके 10 से 12 दिन के अंतराल पे इंडोक्सा कार्ब एक दवा आती है, उसका छिड़काव करें 1 लीटर पानी में आधा मिलीलीटर दवा मिला करके। अगर ये आप 2 से 3 बार ये छिड़काव करेंगे तो उसका आना कम हो जाएगा, उस तरह के कीड़ों का आना कम हो जाएगा और उपज अच्छी मिलेगी। लेकिन ध्यान ये देना होता है कि फूल जब आना शुरू हो तभी दवाओं का बदल करके, लगातार एक बार एक ही दवा का इस्तेमाल नहीं करना है, बदल के दवाओं का इस्तेमाल करना है ताकि ये बीमारी नहीं आवे और उपज अच्छी मिल सके। उकठा रोग जिसे हम विल्ट भी बोलते हैं, उकठा रोग से बचाव के लिए बड़ा ही ज़रूरी है कि जो किस्में जिसमें ये बीमारी आती है उसको आप ना लगाएं और खेत में बदलाव करें। हर 2-3 साल के बाद राहड़ की फसल के बदले कोई दूसरी फसल लें। आप लगातार एक ही खेत में राहड़ की फसल नहीं लगाएं, उससे ये उकठा रोग की समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है। और हमारे पास बहुत सारी किस्में हैं जिसमें ये बीमारी नहीं आती है। अगर आपका खेत वो उकठा रोग आपके खेत में बार बार आ रहा है तो बहार किस्म है उसका चुनाव आप नहीं करें, क्योंकि उसमें ये समस्या होती है। बिरसा अरहर एक है उसका चुनाव करें या फिर जो दूसरी अन्य किस्म है उसका आप चुनाव कर सकते हैं। कई बार ये भी होता है कि बाझपन रोग भी आते हैं। किसी खास किस्म आपने लगाया हुआ है उसमें अगर बाझपन रोग है, उसमें
पत्ते छोटे छोटे हो जाते हैं और हरापन में भी कमी आती है। तो अगर ये शिकायत होती है तो उस किस्म का आप तुरंत बदलाव करें और ऐसे पौधे जो मिलते हैं उन्हें वहाँ खेत से उखाड़ करके उसको तुरंत ही नष्ट कर दें। आपको प्रबंधन पे ये ध्यान देना होगा कि इस समय खेत में नमी रहे, इसलिए और ख़ास ध्यान ये देना होगा कि आपके जो पौधे हैं उस पे अगर नमी की कमी दिख रही है तो 0.02% यूरिया का छिड़काव पत्तियों के ऊपर, फूलों के ऊपर हमारे किसान भाई कर सकते हैं, क्योंकि कई बार इससे पौधे अच्छे विकसित होते हैं और फलियों पे इसका बड़ा ही अनुकूल प्रभाव पड़ता है। 0.2% यूरिया का छिड़काव हमारे किसान भाई कर सकते हैं। जी हाँ, तो राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। जैविक खेती पर एक सफल किसान का अनुभव भाग 1। मक्के की फसल में तैनात छेदक कीट का समेकित नियंत्रण। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatabihar@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार के बीच में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।